नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग त्रयोदश 13। आज अपन इस प्रकरण में पढ़ेंगे विसर्ग सत्व संधि और जिसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य स और इसका अर्थ है खरी परे विसर्गस्य स स्यात्। इस अर्थ को हम समझेंगे। खरी परे विसर्जनीयस्य स स्यात् यानी खर एक प्रत्याहार है, खरी एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के बाद यदि कोई विसर्ग होता है तो उसका क्या बन जाता है? स। यानी विसर्ग के पश्चात खरी प्रत्याहार हो तो विसर्ग का क्या बनेगा? स। अब खरी प्रत्याहार में कौन है तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि खरी प्रत्याहार है कौन। तो आपने माहेश्वर सूत्र क्रमांक 11, 12 और 13 तीन पढ़े हैं। 11 में कौन है देख लीजिए, खप छटत चट तव, ये 11वां है। 12वां है कपय, 13वां है श स श र। ये खरी प्रत्याहार कहलाता है। कौन सा? खरी या खर प्रत्याहार भी कह सकते हैं। अब इस प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, यानी ख फ छ ठ थ च ट त और हलंत का कोई गणना नहीं है। क प य की गणना नहीं है। श श स र की गणना नहीं। ये सब खर प्रत्याहार कहलाते हैं या खरी प्रत्याहार कहलाते हैं। ये कहाँ होंगे? विसर्ग के पश्चात। पहले हम विसर्ग का अर्थ भी जान लेते हैं। यानी विसर्ग कहते किसे हैं? यानी विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो उसमें परिवर्तन होता है, जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जो विसर्ग लगे हुए हैं उस विसर्ग के साथ या तो स्वर मिलेगा या व्यंजन मिलेगा, उसके मिलने से जो उस विसर्ग में परिवर्तन होगा वही विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की हमने चर्चा पहले वाले वीडियो में की है कि विसर्ग संधि के 4 भेद होते हैं: विसर्ग सत्व, विसर्ग रुत्व, विसर्ग उत्व और विसर्ग लोप संधि। आज अपन विसर्ग सत्व संधि पढ़ रहे हैं। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि खरी यानी खर प्रत्याहार के बाद यानी विसर्ग के पश्चात यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो उस विसर्ग का स बन जाता है। और जैसा नाम भी वैसा है वैसा इसमें काम है, विसर्ग सत्व यानी विसर्ग का स बनना। जैसा काम वैसा नाम। तो देखिए इसके अंदर कुछ और हम आपको सरल तरीके से हिंदी में कुछ आपको परिभाषा देता हूँ। ये सब विसर्ग के पश्चात है, यानी मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ एक बार। वर्गों के या विसर्ग के बाद लिख लें। विसर्ग के बाद, विसर्ग के पश्चात या बाद वर्गों के, वर्ग 5 है, वर्गों के प्रथम, द्वितीय या श श स के होने पर विसर्ग का स बन जाता है। होने पर विसर्ग का स हो जाता है। अब इसमें देखना है कि किन किन वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण आने पर क्या बनेगा, किस स में बदलेगा, ये भी आगे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। लिखना ये है कि च या छ होने पर, यानी विसर्ग के बाद च या छ होने पर विसर्ग का स
ऐसे ही ट या ठ होने पर, ट या ठ होने पर विसर्ग का श यानी मूर्धन्य श, मूर्धा श, वो है दंतय श या दंत। ऐसे ही च या श होने पर, क्षमा करें, तालव्य श लिखना है यहाँ, तालव्य श। ऐसे ही ट या ठ होने पर मूर्धन्य श, त या थ होने पर विसर्ग का स यानी दंतय स हो जाता है। परंतु अभी 3 वर्गों के बारे में बात हो गई। च या छ वर्ग होने पर विसर्ग, च या छ होने पर विसर्ग का श यानी च वर्ग की बात हो गई। ऐसे ही ट या ठ होने पर विसर्ग का श यानी ट वर्ग में 2 वर्ण होंगे, या तो प्रथम या द्वितीय, तो विसर्ग का मूर्धन्य श, मूर्धा श बनेगा। ऐसे ही त या थ होने पर यानी त वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होगा तो विसर्ग का स बनेगा, दंतय स। परंतु क, ख या प या फ होने पर, क्योंकि ये भी 2 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण है, होने पर विसर्ग ही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या हुआ? यदि विसर्ग के पश्चात क या ख आएगा या प या फ आएगा तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। तो हमने ये पढ़ा कि विसर्ग के पश्चात, अब ये विसर्ग है, इसके बाद पूर्व पद में के अंत में क्या होगा? विसर्ग, और पर पद में किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, किसी भी वर्ग का, या फिर या तो श होगा, ये तीनों में से, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? तो विसर्ग का स बनेगा। अब कौन सा वर्ण आने पर कौन सा स बनेगा, ये मैंने आपको ऊपर समझाया, लिखा है कि च या छ आएगा तो तालव्य श, और ट या ठ आएगा तो मूर्धा श, ऐसी त या थ आएगा तो दंतय स बनेगा। अब हम कुछ उदाहरणों को समझते हैं। तो उदाहरण हम इस प्रकार एक एक लेते हैं, उदाहरण इनके। जैसे हम उदाहरण लेंगे, रामः धन चिनोति, राम धन चिनोति। अब देखिए इसमें विसर्ग है और विसर्ग के पास बाद में पर पद में च है, इसलिए च जब आएगा तो विसर्ग का श बनेगा। तो इस प्रकार बनेगा रामश्चिनोति। क्योंकि इस विसर्ग का श हलंत ही होगा, विसर्ग का जब स बनेगा तो ये हलंत में ही रहेगा। क्योंकि आगे ये विसर्ग का स बना, लेकिन आगे च होने से ये स इस स में बदल गया, और चूँकि हलंत है इसलिए हलंत आधा वर्ण ही होता है, इसलिए हमने इस प्रकार इसको आपके सामने लिखा। ऐसे ही रामः धन च भी उदाहरण होता है,
तो रामश्च। इसी प्रकार निधन छलः, छ है द्वितीय वर्ण है च वर्ग का, तो बनेगा निश्छलः। इसी प्रकार धनु धन टंकार, धनु धन टंकारः, तो बनेगा आगे ट वर्ग होने के कारण विसर्ग का बन जाएगा मूर्धन्य श, तो धनुष टंकारः। इसी प्रकार हम उदाहरण को लेंगे तो रामधन टीकते, रामधन टीकते बराबर रामस्टीकते। ऐसे ही हम उदाहरण लेंगे तो रामस्थन षष्ठ भी ले सकते हैं, बाद में लेंगे हम। ऐसे ही त वर्ग के नमः धन ते बराबर नमस्ते। इसी प्रकार नार्यः धन तू नार्यस्तु। इसी प्रकार हम स वाले उदाहरण भी ले सकते हैं। रामधन शेते, तो इसके अंदर जो श यहाँ पर होगा वही विसर्ग का स बनेगा, तो यहाँ पर तालव्य श है, तो ये तालव्य श में ही बनेगा, तो रामश्शेते, रामश्शेते। ऐसे ही रामः धन यदि षष्ठ है तो हाँ कौन सा स होगा, तो ये मूर्धन्य है, तो वैसे ही मूर्धन्य होगा, तो रामषष्ठ। इसी प्रकार यदि इसी प्रकार निधन संदेह भी होता है, निधन संदेह, तो इसमें भी निस्संदेह भी लिख सकेंगे हम इसको इस प्रकार, जो स होगा वही यहाँ पर होगा निस्संदेह। अब क जैसे हम लिखते हैं क वर्ग का हो जाए तो जैसे प्रातः धन कालः उदाहरण होगा, तो क्या बन जाएगा प्रातः कालः, यानी इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विसर्ग के बाद यदि क या ख आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। इसी प्रकार अंतः धन करणम, तो क्या बनेगा अंतःकरणम, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। इसी प्रकार दूधनः खम, दूधनः दुहूधन खम बनेगा दुखम, दुखम। इसी प्रकार हम अनेक प्रकार के उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। ऐसे हम इसमें उदाहरण एक आध और लिख लेते हैं। प वर्ग वाले भी लिख लेते हैं एक आध, हालांकि इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे तो नहीं, फिर भी जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ, रामः धन पटति, तो ये एक इसी प्रकार रहेगा रामः पटति,
इस संधि के नियमानुसार ये इसी प्रकार का उदाहरण रहेगा। तो इस संधि के अंदर मैंने आपको पहले बताया था विसर्जनीयस्य स, इसका सूत्र है, यानी विसर्ग का स बनेगा। और विसर्ग के पश्चात यदि वर्गों के किसी भी वर्गों के प्रथम द्वितीय या श स वर्ण आए तो उसके स्थान पर स बन जाता है। और कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण प्रथम और द्वितीय आने पर क्या बनेगा ये भी मैंने आपको समझाया है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। धन्यवाद।